नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम कानून तक देख चुके थे। इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे, उसके प्रकार कितने हैं और क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें। देखिए डियर फ्रेंड्स, जब हम स्कूल लेवल तक थे तब हम एक परिभाषा देखते थे कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको यूपीएससी में केवल इस परिभाषा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बता दूं, कभी कभी यूपीएससी इसमें यह भी पूछ सकती है कि आपको डेमोक्रेसी पर ऐसे लिखना है या डेमोक्रेसी पर कुछ केस स्टडी देते। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हम देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस परिभाषा में थोड़ा सा संशोधन चाहा, क्योंकि देखिए जब हम कहते हैं कि लोगों के द्वारा किया गया शासन, लेकिन देखिए दोस्तों, क्या ज़रूरी है क्या इसमें वही लोग आए जिन्होंने जो है वोट दिया है हर समुदाय से? तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर समुदाय, इसीलिए इसमें हर समुदाय आना ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और साथ ही में हमने इसका एक जो है मेंस का क्वेश्चन भी आपके लिए प्रोवाइड करवाया है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लोकतंत्र डेमोक्रेसी को समझना है। यानी कि आपको इस डेमोक्रेसी को दो शब्दों में, ये जो डेमोक्रेसी शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो लोकतंत्र का रूप देखा गया था ना, वो यूनान के आसपास देखा गया था। इसी कारण से ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो डेमोस का मतलब होता है जनता का, ठीक है ना, जनता। और क्रिटोस का मतलब होता है शक्ति। यदि आप इसे संक्षेप रूप में डेमोक्रेसी कहते हैं, तो जब आप हिंदी वर्ड को देखेंगे तो इसे क्या कहते हैं? जनता की शक्ति। डेमोक्रेसी मीन्स जनता की शक्ति। यही है लोकतंत्र। अब हम देखते हैं लोकतंत्र का आरंभिक विकास कहां पर हुआ था, लोकतंत्र की क्या हिस्ट्री रही थी, वो देखते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र का उदय यूनान में हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 500 ईसा पूर्व है, और यदि हम आज से देखें तो लगभग 2500 साल पहले, ठीक है, आसपास यूनान में पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि उसे पूर्णतः लोकतंत्र का रूप नहीं माना गया है, क्योंकि उस टाइम जो है महिलाओं को, जो प्रवासी थे उनको, और जो दास लोग थे उनको जो है वोट का अधिकार नहीं था। अब हम आते हैं लोकतंत्र की विशेषता पर कि लोकतंत्र की क्या विशेषता रही। देखिए, पहली विशेषता क्या है कि शासक जनता के द्वारा तय तथा जनता अंतिम रूप से शक्तिशाली होती है। हमारे आपको पता होगा माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर जो शासन होते हैं, जो शासक होते हैं, जैसे कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, कभी कांग्रेस की रही होगी, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा कि जो शासक हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, और फिर जनता ही तय करती है कि अंतिम रूप से शक्ति किसके पास है। फिर न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अगर लोकतंत्र में शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा, बल का प्रयोग किया जाने लगा, तो वो लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। इसीलिए लोकतंत्र में न्यूनतम बल का प्रयोग होता है। सभी, अब ये मैं आपको अभी बता चुका हूं कि सभी यानी कि प्रत्येक समुदाय के द्वारा निर्मित शासक होगा। जो शासक है ना, वो प्रत्येक समुदाय का होगा। फिर विकल्पहीनता के स्थान पर विकल्पों वाला शासन। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि चीन अपने आप को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, क्योंकि वहां पर भी जो शासक है वो निर्वाचित होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब वो वहां पर एक ही शासक है, वहां पर चीन की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, जबकि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। इसी प्रकार से लोकतंत्र में जो विकल्प है, जो विपक्ष है, वो महत्व रखता है। फिर निष्पक्ष चुनाव होता है, यानी कि लोकतंत्र में जो चुनाव प्रणाली है ना, वो निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी भी जो है शासक के पक्ष में नहीं होनी चाहिए या किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होनी चाहिए। फिर लोकतंत्र की कमियों को केवल और अधिक लोकतंत्र, माय डियर फ्रेंड्स, इस केवल शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, केवल और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लोकतंत्र में बल का न्यूनतम प्रयोग होना चाहिए। तो अगर आप लोकतंत्र की कमियों को दूर करने के लिए बल का प्रयोग करने लगे, तो फिर वहां पर लोकतंत्र ही कैसे रहा। इसलिए आपको लोकतंत्र को जो है कमियां हैं, उसे और अधिक लोकतंत्र देकर ही आप उससे समाधान कर सकते हो। फिर जनता के पास अधिकार होते हैं लोकतंत्र में। आपको एक पॉइंट नोट करना है यहाँ पर कि जिन देशों में संविधान है, वे सभी देश लोकतांत्रिक शासन वाले हो, ये जरूरी नहीं है। आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चीन हो गया, एंड फिर साउथ कोरिया हो गया, वहां पर संविधान है लेकिन लोकतांत्रिक शासन है क्या? आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिएगा। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है, वहां पर संविधान होगा। अब वो संविधान चाहे लिखित हो या अलिखित हो, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, लेकिन भारत का संविधान लिखित है, और यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है। अब हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन के क्या गुण होते हैं। अगर लोकतांत्रिक शासन है तो उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो,
आपको पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक शासन है यानी कि शासक को जनता ने चुना है और अंतिम शक्ति जनता के पास है, तो वो शासक कैसा होगा? उत्तरदायी शासक होगा। अगर शासक ने जनता के हित के बदले कोई भी फैसला लिया बिना हित के, जो फैसला हित में नहीं होगा, तो उस शासन को जनता जो है सत्ता से हटा देगी। फिर लोक कल्याणकारी शासन होगा, जनता का बौद्धिक एवं नैतिक उत्थान होगा, और फिर स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी में जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है ना, तो यूपीएससी में प्रीलिम्स में जो है किसी भी किताब से क्वेश्चन नहीं आएगा, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लीजिए, डायरेक्ट आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है जैसे कि ये पूछा गया है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है किसको? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, अलग नेतृत्व का सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, और समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है माय डियर फ्रेंड्स। फिर हम आते हैं लोकतंत्र के टाइप्स में कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है ना कि आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो इसे अच्छे से समझ पाएंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एंड अगर आप शहरी एरिया से हैं तो भी मैं इसे जो है अच्छे से आपको समझाऊंगा। कैसे? जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण और नीति निर्माण में सम्मिलित होती है। जैसे कि आप ग्राम सभा, ग्राम पंचायत देखते होंगे, जहां पर सरपंच केवल अकेला फैसला नहीं लेता है। अगर गांव में कुछ जो है करना है, इनोवेशन करना है, तो वहां पर डायरेक्ट ग्राम सभा की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में जिस व्यक्ति ने वोट दिया है वो व्यक्ति मीटिंग में शामिल होता है और निर्णय लिया जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट नहीं। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर होता है? जिसका एक छोटा भौगोलिक एरिया हो। आप जानते होंगे हमारे भारत गांवों का जो है देश कहा जाता है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। इसी कारण से गांव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। लेकिन किसी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करना बहुत ही मुश्किल बात है। तो अगर देश छोटा है, देश की जनसंख्या कम है, तो वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने क्षेत्र से एमएलए और एमपी को चुनते हैं, तो वही जो है आपकी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पार्लियामेंट में रखते हैं, और आपके जो कानून, आपके लिए जो कानून बनाने हैं, आपके हित में जो निर्णय लेने हैं, उन निर्णयों को वहां पर लेते हैं। लेकिन वो लेते हैं डायरेक्ट, आप नहीं लेते हैं। आपने जो प्रतिनिधि चुने, उन प्रतिनिधियों ने लिया है, तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब हम देखते हैं लोकतंत्र में चुनौतियां। अब देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है, इन आपको एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लिया ही जाएगा ये। देखिए, पहली चुनौती है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। कैसे? समझिए कि हमारी वर्तमान गवर्नमेंट ने कोई नीति बनाई थी, अब उनके जैसे ही मोदी जी की कोई नीति थी, शासक बदलते ही मोदी जी की नीति तो बदल गई, क्योंकि मोदी जी ने सोचा था कि 2028 तक हमें हमारे देश में ये करना है। लेकिन 2024 में चुनाव होने वाले हैं। अब जनता की 140 करोड़ आबादी की एक जैसी राय वापस हो कि फिर से ही इन्हें ला दें, ये तो पॉसिबल नहीं है। और ऐसा हो भी सकता है, मैंने पॉसिबल नहीं है कहा, इम्पॉसिबल नहीं कहा, ठीक है। तो फिर अब मान लीजिए, तो उन्होंने कोई नीति बनाई थी कि 2028 तक हमें ये करना है, लेकिन सरकार बदल गई, शासक बदल गया, अस्थिरता आ गई और नीति भी बदल गई, और फिर हर फैसले में देरी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, लोकतंत्र में एक एक फैसला लेने में जो है महीनों सालों लग जाते हैं कभी कभी। फिर लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। आपको पता होगा, एक बार चुनाव कराने में हमारे जो है लोकतंत्र में पसीने छूट जाते हैं। आपको पता होगा कितना कठिन है चुनाव कराना। फिर चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का ही पता नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कई सारे विधेयक होते हैं ऐसे, जैसे कि कृषि विधेयक हो गया, ऐसे बहुत सारे विधेयक होते हैं जिनको गवर्नमेंट वापस लेती है, क्योंकि वो विधेयक जो है किसानों के हित में नहीं होते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे और भी कानून हो जाते हैं जिन्हें वापस लेना पड़ता है क्योंकि वो लोगों के हित में नहीं होते। तो हमारे चुने हुए शासकों को ये पता नहीं होता है कि हमारे हित कौन से हैं। फिर सामान्य लोगों को ही पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो लोकतंत्र है ना, वो यूं कहें तो देखिए, मैं कहूँ तो अगर आप ग्रामीण एरिया से, तो जब भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पर शराब या फिर पैसे बांटकर लोग जो हैं वोट ले लेते हैं। तो जनता को खुद को पता नहीं होता है कि वो केवल चंद रुपयों के लिए अपना कीमती वोट देते हैं। ये आज के लोकतंत्र की जो है एक बहुत ही खिलाफ बुरी तर्क है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लोकतंत्र की पक्ष में तर्क। तो ये हमारा अंतिम पॉइंट है आज का। अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में अधिक बेहतर है, और क्योंकि शासन व्यवस्था का अधिक जवाबदेही, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लोकतंत्र में प्रतिदिन का उत्तरदायी होता है, तो इसीलिए ये अन्य जो भी शासन है, जैसे कि धर्मतंत्र हो गया, राजतंत्र हो गया, इन सब से तो
अच्छा है। फिर जो अगला पॉइंट है वो है बेहतर निर्णय लेने की अधिकतम संभावना होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा लोकतंत्र में फैसले लेने में देरी होती है, जो हमने अभी देखा था। लेकिन ये देरी क्यों होती है? क्योंकि लोकतंत्र में कोई किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर कई बार चर्चाएं होती हैं, उस पर मतदान होता है, उस पर देखा जाता है कि ये जो है न्यायपूर्ण है या भेदभावपूर्ण तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, इसलिए कारण फैसले बेहतर होते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई फैसला बेहतर ना हो। फिर सकारात्मक आलोचना के माध्यम से, माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि लोकतंत्र में आलोचना संभव है, लेकिन अगर आप जो है उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया में जाकर आलोचना करते हो तो पॉसिबल नहीं है। फिर व्यक्तियों को अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कराने की जो है वाली व्यवस्था है, यानी कि आप देखेंगे लोकतंत्र में जनता की अधिकतम भागीदारी होती है, जनता का हित अधिकतम होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था लोकतंत्र से जुड़े हुए सभी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।